नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि वाहरे हमदर्द इस हास्य व्यंग्य निबंध को पढ़ते वक्त हमने ये जानकारी हासिल की थी कि लेखक के साथ एक घटना घटी थी, दुर्घटना घटी थी कि वो साइकिल से गिर पड़े थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं साइकिल से गिरा, मेरी टांग टूटी, यह एक घटना है और मुझे सरकारी अस्पतालों में ले जाकर भर्ती कराया गया, ये मेरे साथ दुर्घटना हुई। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इसका जवाब मैंने पिछली तासिका में बताया था, लेकिन फिर भी अब हम नया परिचय देखने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? वो यहाँ हास्य को निर्माण करते हैं, हास्य व्यंग्य को निर्माण करते हैं। कैसे? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने करारा व्यंग्य किया है किनके ऊपर? सरकारी अस्पतालों के ऊपर, सरकारी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था के ऊपर। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है बच्चों? अब देखो, अगर आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहां डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे तो दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर और दवा है, एक्सरे मशीन नहीं मिलेगी। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि आज आपकी जांच डॉक्टर ने की है तो वो डॉक्टर कल आपको जांचने के लिए फिर से आ पाएगा या नहीं, कुछ नहीं बता सकते। इतनी दुर्व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों की। इसलिए लेखक ने ये लिखा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये एक घटना है और मुझे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, ये दुर्घटना है। समझ में आ गया बात? लिखा कैसे है, हास्य को कैसे निर्माण किया है। तो चलो इसके आगे का हिस्सा आज हम देखते हैं। पन्ना नंबर 11 निकालना है। पन्ना नंबर 11, उसमें जो परिचय है, इस परिचय का अध्ययन आज हम करेंगे। दूसरा परिचय भाइयों में आपको क्या करना है, वहां पर उंगलियां रखनी है जहां से मैं पढ़ रहा हूं। पहला परिचय पढ़ता हूं, उसके बाद अर्थ बता देता हूं, ठीक है? मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे मेरा एहसान चुकाए। एहसान, एहसान लिखो, शब्द लिखो, एहसान। एहसान का मतलब है कृतज्ञता। एहसान का मतलब क्या है? कृतज्ञता। लिखो भाइयों में, लिखो। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, देखो अब कैसे लिखा है। इनकी हमदर्दी में, पाठ का नाम ही है हमदर्द, वाले हमदर्द। तो हमदर्दी का मतलब क्या है? सहानुभूति। तो लेखक कैसे लिखते हैं देखो, उनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। कभी तुम मुझे देखने आए थे। अब इसका अर्थ देखते हैं विस्तृत रूप से। देखो, लेखक ने एक बात सबसे पहले नोटिस की है कि लेखक को अस्पताल में भर्ती होने के बाद सबसे पहले देखने के लिए कौन लोग आए, इसका जिक्र किया है। कौन लोग आए? जब कभी जो लोग आए थे ना, वे जब बीमार थे या उनकी हड्डी टूटी थी, उनका हाथ टूटा था, टांग टूटी थी, तो लेखक उन्हें देखने के लिए गए थे। तो अब लेखक की टांग टूटी है, तो लेखक जी बता रहे हैं मुझे देखने सबसे पहले वो लोग आए जिनको कभी मैं मिलने गया था, और वो सिर्फ देखने के लिए नहीं आए, उनका चेहरा बता रहा था कि देख भाई, वक्त सब पर आता है। लक्षात आलं की नाही? माझा हात पाय मोडल्यावर तू बघायला होतास, आता तुझा हात पाय मोडल्यावर आम्ही बघायला आलोय। वेळ सगळ्यांच्यावर येते, जैसे वो कह रहे हो। इसी बात पर लेखक ने यहाँ हास्य को निर्माण किया। सबसे पहले वो लोग आए, रिश्तेदार नातेदारों से पहले, कि जिनको कभी मैं देखने गया था। समझ में आ गई बात? हाँ, तो चलो आगे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती। हाँ, जिनकी
हड्डी टूटी है, उन्हें दर्द तो होगा ही। तो लेखक बताते हैं इतनी वेदनाएं होती है कि उस आदमी को नींद नहीं आती, वेदना से पीड़ित रहता है। यदि थोड़ी बहुत भी नींद आ जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, उठ भाई तुझे हम देखने आए हैं। और कौन कौन लोग देखने आए हैं ये उस मरीज को पता चले, इसलिए अगर वो सोया हुआ भी होता है तो भी उसे जगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? उसका आराम हराम कर देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, औपचारिकता फॉर्मॅलिटीज मी आता यायला पाहिजे, प्रेम नसतंय त्यांच्यामध्ये, पण बघायला नाही गेलं तर काय म्हणतील फॉर्मॅलिटी, औपचारिकता पूर्ण करायला काही जण आलेले असतात. कोल्हापूरला मी माझ्या कामासाठी गेलोय आणि तिथं एक कोण आपला मित्र नातलं रिश्तेदार तिथं एक ऍडमिट झालेला आहे. मग मी काय करतो, कामं संपवली तर जाता जाता ते दवाखान्यात जायचं आणि त्याला बघायला जायचं आणि बघून यायचं. जसं त्याला वाटायला काय पाहिजे, खास माझ्यासाठी गावाकडून बघायला आलाय कोल्हापूरला. ठीक है, तो औपचारिकता निभाने वाले लोग होते हैं, इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है. ये लेखक हमें बता रहे हैं इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं. मैं आवे बघायला, मेरी सूरत देख लो, तुम भी मुझे मिलने के लिए आए थे, इसलिए मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए तुझे आया हूं. तुमसे हमदर्दी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी सूरत दिखाने के लिए आने वाले लोगों को औपचारिकता निभाने वाले कहते हैं. ठीक है. ऐसे में एक दिन मैंने तय किया तो लेखक काफी परेशान हो गया. क्यों परेशान हो गया? एक तो उसकी हड्डी टूटी, टांग टूटी थी, उसे आराम की सख्त जरूरत थी. ठीक है, लेकिन वो जनरल वार्ड में है, लोग तो उन्हें सोने नहीं देंगे, इसलिए लेखक काफी परेशान हो गए. तो उन्होंने सोचा आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज दिवसभर काय भी होऊ दे, आराम घेणार म्हणजे घेणारच. मग लेखकाने काय आयडिया केली बघा, मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा, आंख बंद करके लेट जाऊंगा, नींद आए या न आए. समझ में आया ना? झोप येऊ दे अगर नाही येऊ दे, डोळं झाकून गप्प बसणार, कोण आलं तर उठणार नाही, स्वतःला त्रास करून घेणार नाही, चुपचाप पड़ा रहूंगा. ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे. अब दूसरा किस्सा आया. ऑफिस के एक बड़े बाबू आए. आप तो जानते हो हमारे भारत देश की एक अलग ही परंपरा है, अगर कोई ओहदे से बड़ा आदमी देखने के लिए आए तो उसके लिए सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं. ये आज तक का मेरा अनुभव है. अब ऑफिस के बड़े बाबू आए हैं और लेखक ने आज क्या तय किया है? लेखक ने आज तय किया है कि चाहे जो कोई भी आदमी मुझे मिलने के लिए आए, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, मैं आराम ही आराम आज करूंगा. ऐसा लेखक ने तय किया है. तय करना, निश्चय करना. ठीक है. अब देखो क्या होता है. अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया. फिर भी आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया. देखिए ऑफिस के बड़े बाबू आए हैं, उनके पास ही वो जाकर बैठे हैं, लेखक के पास. आप तो जानते हो लेखक के पैर को एक स्टैंड के ऊपर मिट्टी की थैली से उनके पैर को बांध कर रखा है. पाँव ऐसा ऊपर करके रखा है ताकि हिले डुले ना, तकलीफ ज्यादा ना हो इसलिए. तो ऑफिस के बड़े बाबू ने क्या किया, पहले तो वो आकर उनकी चारपाई पर बैठ गए और धीरे धीरे उन्हें हिलाना शुरू कर दिया. अरे भाई उठो उठो, मैं आया हूं देखने के लिए, मुझे देखो. लेकिन लेखक ने तय किया था आज जो कुछ भी कोई भी आए मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा. जब लेखक अपनी निश्चय पर अटल रहे, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? जहां लेखक के पैर की हड्डी टूटी थी ना,
उस पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से दबाया। जोर से दबाने के बाद क्या हो जाता है, वेदनाएं और बढ़ जाती है, बहुत पीड़ा होती है। हाँ? मनुष्य जोर जोर से रोने लगता है, इतनी वेदनाएं अधिक होती है वो। अब क्या होगा देखो, मैंने दर्द के मारे चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए आप दर्द कैसा है, काय दुखणं कसं आहे हे त्यांनीच दाबून विचारलं, पाय दाबून. असं कधी कोण कोणाला विचारलं का? लेखक ने यहाँ हास्य निर्माण कैसे होता है, लोग कैसे होते हैं, वह अपनी सूरत दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक बढ़िया उदाहरण उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। वैसे तो वो ऑफिस के बड़े बाबू हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि आदमी बीमार है, वेदना से पीड़ित है। अगर वो सोए हैं तो ठीक है, किसी से कह देते कि भाई मैं आया था देखने के लिए लेकिन तुम सोए हुए थे, इसलिए मैं तुम्हें जगाना मैंने उचित नहीं समझा, और वहां से चले जाते तो समझ जाते, कोई भी आदमी समझ जाता। लेकिन ये कैसे बाबू है, ये सोचने लगे कि ये सोचता रहेगा कि मैं इसे देखने के लिए नहीं आया, तो उन्होंने उनके पास जाकर वो बैठे, उनको हिलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, फिर भी नहीं उठे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जहां लेकर के पैर की हड्डी टूटी थी वहीं पर उन्होंने अपना हाथ रखा और उसे जोर से दबाया, जिसके कारण दर्द के मारे लेखक जोर से चिल्ला उठे। और जब चिल्ला उठे तो उन्होंने क्या किया, मुस्कुराते हुए, बोलिए आप दर्द कैसा है, कसं दुखणं कसं आहे तुमचं, ह्याच्यामुळे तर वाढलं आणि हाच विचारतोय की आता दर्द कसं आहे, दुखणं कसं आहे तुमचं, ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ते वक्त, हाँ उंगलियां रखो। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं, जिस गली में लेखक रहता है ना मोहल्ला, वहाँ के जो परिचित लोग हैं वो अपने हिसाब से आते हैं, जब किसी को कोई समय मिलता है तो वो उस समय आता है। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आए, एक औरत आई जिसका नाम था सोनाबाई, अब बहुत मजा आने वाला है, उंगलियां रखो, एक बूढ़ी औरत है सोनाबाई, बूढ़ी, चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। वो सोनाबाई नाम की जो औरत है उसके 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चों को लेकर अस्पताल में गई है। तो लेखक को लगा आज फिर से कोई दुर्घटना घटेगी, ये 4 बच्चे तो चुप नहीं बैठेंगे, आज कोई ना कोई तो दुर्घटना जरूर घटेगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। सोनाबाई जब अस्पताल में आई तो उसने सबसे पहले कौन सा काम किया, वो 4 बच्चों को अपने पास लेकर आई और उन्होंने दूर से ही दिखा दिया अपने बच्चों को, ये देखो चाचा जी यहां है। अब देखो उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। हाँ, जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं ना तो बहुत सारे पशु वहां होते हैं, ठीक है, तो कोई जानवर हमें दिखता है तो हम बच्चे से कहते हैं ये देखो बंदर, देखो ये बंदर देखो। लेखक को वैसा ही लगा कि ये सोनाबाई मुझे बंदर के भांति चिड़ियाघर में जो बंदर दिखाते हैं ना, ये देखो बंदर। उसी प्रकार उन्होंने बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी जनरल वार्ड में। अब देखो आगे बच्चे खेलने लगे, वो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, अब देखो अब बहुत मजा आने वाला है। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, मेज यानी कि टेबल, दूसरा एकटा कुर्सीवर चढ़ून बसला, दूसरा टेबलावर चढ़ून बसला। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अब अस्पताल है तो दवा की शीशी घेऊन किंवा औषधाची बाटली घेऊन हातामध्ये एकटी लहान मुलगी नाचायला लागली। हे सगळं दवाखान्यात घडतंय बघा। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटाया, लेखक का ध्यान बटाना, लेखक त्याच्याकडेच त्याचं लक्ष गेलं। पहिला जो विचार करत होता त्यापासून त्याचं मन विचलित झालं। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ ही लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। लेखक की पैर की स्थिति क्या थी,
लेखक की पैर को एक स्टैंड के ऊपर बांधा गया था। उस पैर को एक रस्सी डाली थी, उस स्टैंड पर से वो रस्सी निकाल कर नीचे क्या किया गया था, रेत की थैली छोड़ दी गई थी वजन के लिए। ठीक है, तो एक लड़के को लगा कि ये बॉक्सिंग की बड़ी थैली होती है ना, रेत से भरी हुई, जिस पर बॉक्सर प्रैक्टिस करते हैं मारने की। एक लड़का तो उसी थैली को मारने लगा, बॉक्सिंग का किट समझकर उसे मारने लगा वो। एक कुर्सी पर चढ़कर बैठ गया, दूसरा टेबल पर चढ़ा। लड़की जो थी वो दवा की शीशियां लेकर कथकली डांस करने लगी, और चौथा जो था वो रेत की थैली को बॉक्सिंग का किट समझकर उसे मारने लगा। अब क्या करेंगे लेकर, देखो लेकर क्या अवस्था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। कांच की होती है दवा की शीशी, वो नीचे पटक दी, फोड़ डाल दी उसे। नुकसान हो गया। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसती हुई बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अंधश्रद्धा कितनी है देखो सोनाबाई की। उसकी लड़की ने लेखक की दवा की शीशी को फोड़ दिया, और ऊपर सोनाबाई ही लेखक से पेड़े मांग रही है, स्वीट पेड़ा मांग रही है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर अस्पताल में दवा की शीशी फूट जाती है तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। औषधाची बाटली फुटली की समजायचं शुभ आहे, माणूस लवकर दुरुस्त होऊन घरला येणार आहे। ऐसी समझ है उसकी, अंधश्रद्धा है किसकी, सोनाबाई की। अब देखो आगे, दवा गई समझो बीमारी गई। सोनाबाई ने क्या कहा, दवा टूट गई, गिर गई, दवा गई तो समझो तुम्हारी बीमारी भी चली गई, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर गई कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया, लेखक भीतर तक डर गया। क्यों डरा? वो आई तो आई, 4 बच्चों के साथ आई। 4 बच्चों ने क्या किया अब मैंने आप लोगों को बताया, और वो फिर से यह कहकर गई है कि कल मैं फिर आऊंगी आपको देखने। तो लेखक बहुत अंदर से कांप गया, भयभीत हो गया, डर गया। आज दवा की शीशी टूटी है, कल ये 4 बच्चे आकर क्या क्या करेंगे, यही सोचकर लेखक भयभीत हो गया, बहुत डर गया, कांप उठा, वो भीतर से कांप उठा। ठीक है, लिखो मुहावरा है कांप उठना, या आ सकता है कृति पत्रिका में, कांप उठना। इसका अर्थ लिखो अत्यंत भयभीत होना, डर जाना। ये मुहावरा है, इसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। कृति पत्रिका में 1 अंक के लिए सवाल पूछा जाता है। लिख लिया, कांप उठना, भयभीत होना। तो आगे, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरी गांवों से मिलने आते हैं। अब देखो, अब तीसरा अध्याय शुरू हो गया। पहले लेखक ने बताया कि वे लोग आए जिन्हें कभी देखने लेखक गया था, उसके बाद मोहल्ले वाले आए, उसके बाद सोनाबाई और उसके 4 लड़के। अब उन लोगों के बारे में लेखक हमें जानकारी बता रहे हैं जो दूसरे गांव से रिश्तेदार मिलने आते हैं। उनके बारे में वो आप हमें जानकारी दे रहे हैं। अब देखो क्या होता है। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, औंधा पड़। लिखो, औंधा का मतलब है लिखो औंधा पड़कर, उल्टा पड़ना, उल्टा
औंधा का मतलब है उल्टा। लिखो, मैं रुकता हूं। एक घटना यहाँ लेखक ने बताई है। एक दिन क्या हुआ, लेखक के कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुक गई। उसमें से एक आदमी निकल कर आया और वह आदमी जल्दी जल्दी भागते हुए आया, लेखक के छाती पर सिर रखा, कैसा, औंधा पड़, उल्टा पड़कर रोने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। जिस किसी कार वाले ने तुम्हें टक्कर दी है ना, ठोकर दी है, उसका सत्यानाश हो, उसका समूल विनाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। लेकिन क्या कहते, अरे जे मला व्हायच ते झालं, पण तू का रडा लागला, औंधा पड़, उल्टा पड़कर रोने लगा। कितना प्रेम है लेखक से, देखो। वैसे तो प्रेम नहीं है, दिखावा है, लेकिन लेखक ने कैसे बताया, देखो, लिखने का तरीका देखो। फिर रोना कुछ कम हुआ। जब थोड़ा सा वक्त गुजर गया तो उसका रोना थोड़ा कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। लेखकच्या छातीवर मान ठेवून रडत होता ना, ते थोडंसं कमी झालं थोडा वेळ गेल्यावर। उसकी आंखों से अब आंसू निकलना बंद हो गए। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। समझ में आ गई नहीं बात? एक आदमी कार से निकल कर आया है, घटना समझ में आ गई की नाही? मराठीत समजा, लेखकाच्या खोलीच्या समोर एक गाडी, कार आली, कार, त्या कारमध्ये एक माणूस खाली उतरला, पळत पळत आला, लेखकाच्या छातीवर डोकं ठेवलं आणि जोर जोरात रडायला लागला। थोडा वेळ तो रडा लागला, थोडा वेळ निघून गेला, त्यानं मान उचलली, छातीवर ठेवलेली, लेखकाला बघितलं, लेखकाने विचारलं, मुझे जो होगा, मला जे झालंय ते झालंय, तू का रडा लागलायस? त्याने लेखकाच्या डोळ्याकडे बघितलं आणि त्यांची माफी मागितली। पहिला सगळं रडला बिडला सगळं झालं आणि लेखकांची माफी काय मागितली, माफ कर दीजिए, मला माफ करा, चुकून मी दुसऱ्या खोलीत आलो। म्हणजे तो पेशंट, ज्या पेशंटला तू बघायला आलता ते पेशंट म्हणजे लेखक नव्हते, त्याचं पेशंट दुसरंच होतं कुठलं तरी। त्यानं जे ठरवलेलं असणार आहे, गाडी आपण दवाखान्यात गेल्यावर ह्या खोलीत जायचं, जोर जोरात रडायचं, ठीक आहे, पण तो लेखकाला बघायला आलता काय, नाही आहे। गमतीशीर है ना। हाँ, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। वो किसे देखने आया था, गुप्ता जी नामक एक आदमी अगले कमरे में था, बीमार था, उसे देखने वो आया था, लेकिन गलती से वो लेखक के कमरे में आया और ये सारी घटना हो गई वहां। है अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। देखो लेखक ने कितनी अच्छी बात बताई। उस आदमी ने जो नाटक इस कमरे में किया था, वो नाटक अब कहाँ शुरू हो गया, अगले कमरे में। इस बात को लेखक को कैसे पता चला, क्योंकि अब अगले कमरे से जैसे रोने की आवाज इस कमरे से आ रही थी, वैसी आवाज उस कमरे से आने लगी। समझ में आ गई बात? लेखक का चेहरा देखा तो उसका रोना गायब हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने बंद हो गए, क्योंकि वो देखने किसे आया था, गुप्ता जी, जनरल वार्ड की अवस्था में। देखो आगे, मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उस मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब देखो ये सबसे बड़ी बात है। अब क्या घटना हुई है यहाँ, लेखक के बीवी को क्या लगा यह आदमी कार टैक्सी से आया है, तो टैक्सी वाले का किराया तो देना पड़ेगा, लेकिन वो आदमी बहुत चतुर था। जैसे ही वो टैक्सी
अस्पताल के सामने आकर रुकी। उसने झट से दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ कहाँ आ गया? लेखक के कमरे में, और जोर जोर से रोने लगा। तो टैक्सी वाला वहां बाहर इंतजार कर रहा था। क्यों? अरे उसके पैसे देने होंगे ना टैक्सी के लिए, जो उसका भाड़ा हो गया है उसे तो चुकाना होगा। तो लेखक को बीवी को लगा कि इतना करीबी रिश्तेदार है, मित्र है, इतनी जोर जोर से रो रहा है, इसलिए लेखक की बीवी ने खुद की पर्स से पैसे निकालकर उस टैक्सी वाले को दे दिए। जाओ भैया, हमारा रिश्तेदार है। समझ में आ गई बात बच्चों, क्या घटना हुई है? तो माणूस त्यांच्या ओळखी जाय का नाही, तो पळत पळत आला, लेखकाच्या छातीवर डोकं ठेवून जोर जोरात रडा लागला. म्हणून लेखकाच्या बायकोला वाटलं जवळचा मित्र आहे, म्हणून तिनं कोणाचे पैसे भागवले? टॅक्सीवाल्याचे. दोन पैसे भागवतच आला. समझ में आ गई काय? समझ में आ गई बात? ठीक है. तो बच्चों आपको मैंने अभी वाहरे हमदर्दी इस हास्यव्यंग्य निबंध में आज हमने करीब करीब 3 अध्यायों का अध्ययन किया है, जिसमें हमदर्दी जताने वाले लोग कैसे होते हैं। लेखक को मिलने के लिए पहले कौन लोग आए? जिनकी टांग टूटने के बाद लेखक सबसे पहले उन्हें मिलने गए थे। उसके बाद लेखक ने बताया कि हमदर्दी जताने के लिए लोग किस प्रकार आते हैं। उसके बाद मोहल्ले वाले लेखक को देखने के लिए आए। उसके बाद सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर आ गई, और कुछ लोग औपचारिकता निभाने की तो हद करते हैं। इसका उदाहरण देते हुए लेखक ने इस टैक्सी वाले का उदाहरण दिया, और इससे सबसे बड़ी हद की बात यह हो गई कि लेखिका के पत्नी को लगा कि ये करीबी मित्र है, इसलिए उसने टैक्सी वाले के पैसे चुका दिए। ठीक है। तो बच्चों आज की तासिका में हम यहीं पर रुकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है और कल की तासिका में जो पढ़ाया था, पिछली तासिका में, वहाँ तक आप सिर्फ अध्ययन कीजिए। 2 बार इस हास्य व्यंग्य निबंध को धीरे धीरे से पढ़िए। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि पढ़ो, 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ने से क्या हो जाएगा? पिछली तासिका में मैंने जो पढ़ाया है उसकी आवृत्ति हो जाएगी, और आज जो मैंने पढ़ाया है उसकी आवृत्ति होगी। अगली तासिका में यह पाठ खत्म हो जाएगा, और उस पर आधारित हम स्वाध्याय और कृति पत्रिका का भी अध्ययन हम उसी तासिका में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।